Bismillahirrahmanirrahim. The topic of this video is disorders of menstrual bleeding. और menstrual bleeding के disorders में एक common term जो यूज़ की जाती है वो है abnormal uterine bleeding AUB, जिसको bleeding of unknown origin भी endometrial origin भी कहते हैं BEO. इसके और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम फर्दर देखते हैं. उससे पहले आई वांट टू डिस्कस कि जो फीगो क्लासिफिकेशन है, फीगो मतलब ये कि फेडरेशन इंटरनेशनल गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ने हमें दो क्लासिफिकेशन, दो टर्मिनोलॉजीज बनाए, उसके निमोनिक्स बनाए हैं. एक क्लासिफिकेशन है जिसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ इन्वॉल्व और एक है जिसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ इज अनरिलेटेड टू स्ट्रक्चरल अनॉमलीज. जो स्ट्रक्चरल अनॉमली से रिलेटेड है दैट इज़ पाम के पोलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा और मेलिग्नेंसी के होते हुए स्ट्रक्चरल अनॉमलीज की वजह से हमारे पास menstrual bleeding disorders आ रहे हैं. It may be AUB, abnormal uterine bleeding, bleeding of endometrial origin, HMB, heavy menstrual bleeding, IMB, intermenstrual bleeding, PCB, postcoital bleeding या PMB, postmenopausal bleeding. जो भी इसकी कॉज है ना वो किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से वो है पाम, पोलिप्स, एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, मेलिग्नेंसी. और जो दूसरी उसने क्लासिफिकेशन कही है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल अनॉमलीज, वो है कोआगुलोपैथी, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्रियल डिसफंक्शन है, आइट्रोजेनिक या नॉन क्लासिफाइड. आइट्रोजेनिक में ये कि कोई ना कोई ड्रग थेरेपी यूज़ हो रही है. यहाँ पे एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज लिखे हुए HMB, हैवी मेंस्ट्रुअल, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको पहले मेनोरेजिया कहते हैं. IMB, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियल सर्वाइकल पोलिप्स. PCB, पोस्टकॉइटल, मोस्टली ड्यू टू सर्वाइकल एब्नॉर्मलिटीज़. PMB, पोस्ट मेनोपॉजल, ये मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से होती है, मोस्टली एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी एंड वजाइनल एट्रोफी. ओके. BEO, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, ये इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. जब हमें कुछ समझ नहीं आता हम कहते हैं कि कोई कॉज नहीं मिलती तो हम कहते हैं BEO है. डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का दूसरा नाम. हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है कि नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो निकलता है वो 45 ml निकलता है एवरेज ब्लड, बट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में देयर इज़ अ लॉस ऑफ अबाउट 80 मिलीलीटर पर पीरियड. इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डिसऑर्डर. इसकी कॉज क्या है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इट्स वेरी कॉमन. इसकी कॉज क्या है? मोस्टली जैसे बताया पाम, कॉइन, तो पाम में से भी कोई हो सकता है, कॉइन में से भी कोई हो सकता है. पाम में पोलिप्स है, एंडोमेट्रियल पोलिप्स. ए से एडिनोमायोसिस, 70% ऑफ द वुमेन हैव AUB और HMB ड्यू टू एडिनोमायोसिस. लियोमायोमा फाइब्रॉइड्स, 30% ऑफ द केसेस. M से मेलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियल सर्वाइकल कार्सिनोमा. कॉइन, कोआगुलेशन डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, थायराइड डिजीज, ड्रग थेरेपी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, IUCD रखवाई हो कोई, उस सब की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो. ये भी हो सकता है डिस्पाइट प्रॉपरेट इन्वेस्टिगेशन ऑफन द पैथोलॉजी कैन बी आइडेंटिफाइड. अगर आइडेंटिफाई ना हो तो हम लोग डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन दे देते हैं, दैट इज़ BEO, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, दैट हैज़ रिप्लेस द प्रीवियस नेम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. Disordered endometrial prostaglandin production that has been implicated in the etiology of bleeding of endometrial origin. जैसे हम कहते हैं कि एक्सक्लूजन है, ये भी तो हो सकता है. एक्सक्लूजन में ही हम सोचते हैं कि एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हुई है जिस लीड टू डिसफंक्शनल ब्लीडिंग. हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन में आप मिनार्की पता करोगे कि अगर तो HMB मिनार्की से है तो फिर कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन अगर मिनार्की से नहीं है तो फिर कोई पैथोलॉजी है. अगर शुरू से ही खातून के बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है मिनार्की से ही तो इट्स नॉट समथिंग सस्पिशियस. रेगुलरिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं. एज हैवी एनोवुलेटरी ब्लीड में बी एसोसिएटेड विद अर्ली पबर्टी, या तो उसे एनोवुलेटरी साइकिल्स आ रहे हैं तो PC हो सकता है या पेरीमेनोपॉज हो सकता है. आफ्टर एग्जामिनिंग यू हैव टू परफॉर्म पेल्विक एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर HMB एंड दिस इनेबल्स कि अगर कोई पेल्विक मास है, कोई पॉलिप है, सर्वाइकल पॉलिप है तो वो पाल्पेट हो जाता है. कार्सिनोमा की वजह से सर्वाइकल चेंजेस आए हुए हैं वो पाल्पेट हो जाते हैं. यू कैन विजुलाइज द for polyps and carcinoma. Swabs must be taken for pelvic infection और cervical smear. If no पहले कभी cervical smear नहीं हुआ तो फिर cervical smear अब लिया जाए उसका. What are the symptoms that may be associated with heavy menstrual bleeding and related pathology? If there is irregular bleeding, intermenstrual bleeding or postcoital bleeding, most likely the pathology could be endometrial cervical polyp or cervical abnormality. जैसे मैंने बताया
पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग में भी सर्वाइकल पॉलिप सर्विक्स को कोई इशू होगा, पॉलिप या कार्सिनोमा। एक्सेसिव ब्रूजिंग ब्लीडिंग और फ्रॉम अदर साइड, हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, एक्सेसिव पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग या गम से खून निकल रहा है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद खून निकल रहा है, फैमिली हिस्ट्री या ब्लीडिंग प्रॉब्लम की, तो ये भी हो सकता है कि कोगुलेटोपैथी हो, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो। अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज पीआईडी, यूरिनरी सिम्टम्स एब्डोमिनल मैस या एब्डोमिनल फुलनेस, ये अक्सर फाइब्रॉइड्स की वजह से होता है। वेट चेंज, स्किन चेंज एंड फटीग ड्यू टू थायराइड डिजीज़। व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू कैरी आउट? नाइस गाइडलाइंस में एचएमबी की उसने प्रॉपर एक दिया है कि पहले क्या करना है, बाद में करना, पूरा एक सीक्वेंस दिया है। पहले तो ख़तून की एफबीसी कराओ, लेकिन उसका सीरम फेरेटिन नहीं कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरम फेरेटिन से हम थैलासीमिया को रूल आउट करते हैं फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमें इस वक्त उसकी ब्लड ग्रुपिंग वो फुल ब्लड काउंट देखने हैं एंड कोरिलेट करना है उसके मेनोरेजिया के साथ। कोआगुलेशन स्क्रीनिंग सिर्फ तभी कराएं जब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो। हार्मोन टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है तो ना कराएं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएं टू सजेस्ट स्ट्रक्चरल और हिस्टोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी लाइक पीसीबी, आईएमबी, पेन, प्रेशर सिम्टम्स हैं जो फाइब्रॉइड से होते हैं, या लार्ज यूट्रस, वजाइनल मैस, पाल्पेबल और पेल्विक एग्जाम है तो फिर अल्ट्रासाउंड कराएं। हाई वजाइनल एंडो सर्वाइकल स्वैब्स, फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी शुड बी कंसीडर्ड। अगर तो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि एज 45 से अबव है तो फिर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, दे आर कैरिड आउट व्हेन द हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। कोई ना कोई थायराइड डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से मेनोरेजिया इज़ मोर कॉमन। आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी भी करा सकते हैं। आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी सिर्फ तब कराते हैं जब हमारे पास एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फेल हो जाए, या जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी सैंपल लिया था वो इनसफिशेंट है, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इट इज़ इनकन्क्लूसिव, या देयर इज़ एबनॉर्मलिटी ऑन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी एमनेबल टू ट्रीटमेंट, तो फिर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी का क्या रोल है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में? एंडोमेट्रियल बायोप्सी हो जाए या आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी हो जाए, वो हम तब कराते हैं जब हमें लगता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जारी है और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो कि 5 या 4 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है वो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन पे मोर देन 4 मिलीमीटर आ रही है। और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ओवर द एज ऑफ 45 ईयर्स एसोसिएटेड विद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कोई पहला जो ट्रीटमेंट कराया वो फेल हो गया है या अब्लेटिव टेक्निक से पहले हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर लेते हैं। हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? मैनेजमेंट ऑन द बेसिस होगी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? पेशेंट से पूछेंगे कि वो खुद क्या चाहती है, व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट दैट शी वांट्स टू प्रेफर। हर ट्रीटमेंट के उसको रिस्क और बेनिफिट्स बताएंगे। उससे पूछेंगे क्या आया आपकी फैमिली कंप्लीट है, या आप यू वांट टू प्लान सम बेबी, आपके कोई करंट कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस रखी हुई है या नहीं रखी हुई। यू विल आस्क पास मेडिकल हिस्ट्री कि कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है मेडिकल थेरेपी को, मेडिकल थेरेपी पे पढ़ाती हूँ, देयर आर सर्टेन ड्रग्स दैट वी वुड गिव, तो पूछना है कोई मसला तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इशू ना हो मेडिकल थेरेपी से, या अगर सर्जरी करनी है तो उसे एनेस्थीसिया से सूटेबिलिटी है कि नहीं है, प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई यूट्रस किसी सेक्शन हुआ हो या स्कार्स हों तो उसका भी पूछना है। अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के मैनेजमेंट में ये हाथ छोटा सा एक डब्बा बना के लिखा हुआ है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये भी लिख देंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि लेवानोजिस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम की डिवाइस रख देते हैं, या ट्रानएग्जामिक एसिड, मिफिनामिक एसिड दे देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स, प्रोजेस्टोजेंस, एंडोमेट्रियल अब्लेशन, हिस्टेरेक्टमी या अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर फाइब्रॉइड्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है कि स्ट्रक्चरल और हिस्टोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी अगर नहीं है, एब्सेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल और हिस्टोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी, इसका मतलब कि कॉइन वाली जो हम लोगों ने डेफिनेशन की थी वो है, तो उस सिलसिले में हम पहले नाइस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले लेवानोजिस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम दे सकते हैं, मेरीना जिसे कहते हैं। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स। लेकिन अगर किसी खतून ने कंसीव करना है, प्लान करना अपना कोई अगला बच्चा, तो उसे नहीं दे सकते। इट्स नॉट सूटेबल फॉर वुमन हु विश टू कंसीव एज इट कॉज कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को 95% तक क्योर कर देती है। फिर हम देते हैं ट्रानएग्जामिक एसिड या फिर मिफिनामिक एसिड। ट्रानएग्जामिक एसिड तो 50% जो है एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है, तो 50% तक रिड्यूस कर देता है, और मिफिमेनिक एसिड तो 30% तक रिड्यूस कर देते हैं। COCPs भी दे सकते हैं। नॉरइथिस्टिरॉन भी देते हैं, एंड इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स।
इन द साइकिल गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन एनालॉग्स देते हैं। एनालॉग्स क्यों देते हैं? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड आस्क द पिट्यूटरी टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इट रिजल्ट्स इन एमेनोरिया। तो जो एमेनोरिया कॉज कर रहा है, तो ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उन्हें ये नहीं देंगे। हम गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन से एमेनोरिया कराते हैं, एस्ट्रोजन को स्टॉप कर देते हैं। सो दे आर यूज प्री ऑपरेटिवली। इसका फ़ायदा भी है। दोज पैथोलॉजिकल कंडीशन वेयर वी वांट टू श्रिंक फाइब्रॉइड्स एंड कैन कॉज एंडोमेट्रियल सप्रेशन। क्यों एंडोमेट्रियम क्यों पतली हो जाए? क्योंकि हमने विजुलाइज करना ऑन हिस्टेरोस्कोपी। ऐसी कंडीशन में GnRH एनालॉग दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, अच्छा, हर एक सिनेरियो में जो खातून होगी उसकी एज, उसकी विशेज़, उसकी हर चीज़ जो लिखी हुई है उसके मुताबिक उसको ट्रीट करना है। अगर एक खातून कहती है मैंने कंसीव होना, तो मैं उसे कभी ये लेवानोजेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम को नहीं प्रेफर करूँगी। अगर वो कहती है कोई एक खातून है जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो मैं उसको हिस्टेरेक्टमी कभी एडवाइस नहीं करूँगी। तो ध्यान से सोच समझ के सर्जिकल ट्रीटमेंट तो कभी उसको एडवाइस ही नहीं कर सकते जिसकी फैमिली कंप्लीट ना हो। जिसकी फैमिली कंप्लीट हो या फिर बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट सारी फेल हो जाए, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करनी है। एंडोमेट्रियल अब्लेशन सबसे पहले करते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इट हैज़ अ वेरी हाई क्योर रेट। अब्लेशन इज सुटेबल फॉर वुमेन जिनका यूट्रस का साइज नो बिगर देन 8 वीक्स एंड फाइब्रॉइड्स का साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर। नॉर्मली द यूट्राइन साइज इज अबाउट 8 वीक्स, तो 10 वीक्स से बड़ा ना हो और फाइब्रॉइड्स लेस देन 3 सेंटीमीटर हो। ऐसे ड्यूरेशन में जब आपने एब्लेशन कराई हो, यू शुड टेक केयर दैट कोई प्रेगनेंसी ना हो। इफ़ द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर एन एब्लेशन प्रोसीजर इट्स थ्योरेटिकली इट इंक्लूड्स कि बच्चा प्रीमेच्योर हो जाए या फिर प्लेसेंटा प्रॉपर्ली एडहेरेंट ना हो बिकॉज एंडोमेट्रियम इज अब्लेटेड। फर्स्ट जनरेशन टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, अब तो प्रेफर करते हैं सेकंड जनरेशन यूज़ करें। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे? ट्रांस सर्वाइकल रिजेक्शन एंडोमेट्रियम, इलेक्ट्रिक डायथर्मी या फिर रोल ऑन एब्लेशन। आई नो दीज नेम्स आर टफ बट जस्ट ट्राई ऑन। ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम विद इलेक्ट्रिकल डायथर्मी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डायथर्मी एंड रोल ऑन एब्लेशन, ये याद रखें। सेकंड जनरेशन में देयर इज इम्पिडेंस कंट्रोल्ड एंडोमेट्रियल एब्लेशन, थर्मल यूट्राइन बलून थेरेपी एंड माइक्रोवेव एब्लेशन। इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है कि 40% जो है दे विल हैव मार्क्ड रिडक्शन इन द मेंस्ट्रुअल लॉस। 40% वो प्योर एमेन्यूरिक हो जाएंगी, 20% को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 20% फेलियर रेट हो सकता है। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अम्बिलिकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इट इज़ एसोसिएटेड जिनको फाइब्रॉइड्स का इशू हो, फाइब्रॉइड्स को फीडर आर्टरीज अम्बिलिकल आर्टरी से आ रही हैं, यूट्राइन आर्टरी से आ रही हैं, सो यू कैन एम्बोलाइज देम। मायोमेक्टमी इन दोज पेशेंट हु हैव लार्ज फाइब्रॉइड्स, उनको प्रेशर सिम्टम्स हैं, एंड दोज हु वांट टू कंसीव, तो मायोमेक्टमी उन्हें प्रेफर की जा सकती है। इन द सेम वे ट्रांस सर्वाइकल रिजेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स अगर हम निकाल दें, ट्रांस सर्वाइकल रिजेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स निकाल दें, तो इट इज़ अप्रोप्रिएट इन वुमेन हु विश टू कंसीव। उनके कंसीव करने के जो है एबिलिटी वो रिटेन हो जाएगी। हिस्टेरेक्टमी इट्स नॉट रिकमेंडेड नलीपेरस फीमेल, इट कैन बी अवॉइडेड इन फीमेल बाय मेडिकल एंड एब्लेटिव प्रोसीजर्स। लेकिन वो ख़वातीन जिनको लार्ज फाइब्रॉइड्स है और HMB बहुत ज़्यादा है, दे हैव हैवी प्रेशर सिम्टम्स, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट फेल कर चुके हैं, उनको हम हिस्टेरेक्टमी ही एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्यूट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक पेशेंट आपके पास आती है विद एक्यूट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हाउ वुड यू मैनेज? विल एडमिट द पेशेंट, विल परफॉर्म पेल्विक एग्जामिनेशन, इसका फुल ब्लड काउंट, कोआगुलेशन स्क्रीनिंग, बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, इन उसको 2 वाइट बोर्ड नीडल्स IV लाइन उसकी सेव करेंगे, इंट्रावेनस एक्सेस एंड रिससिटेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन एज रिक्वायर्ड। वी हैव हेयर एक्यूट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करती है एज ए टोल्ड यू विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एक्यूटली प्रेजेंट करती है, एडमिट द पेशेंट, परफॉर्म पेल्विक एग्जामिनेशन, फुल ब्लड काउंट और कोआगुलेशन स्क्रीनिंग उसकी वर्कअप होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री का, IV लाइन सेव करें, डबल IV दें, उसको सेव करें, उसको रिससिटेट करें, गिव IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांएग्जामिक एसिड, ऑरल IV, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी स्कैन, हाई डोज प्रोजेस्ट्रोजेंस टू अरेस्ट ब्लीडिंग। प्रोजेस्ट्रोजेंस दे अरेस्ट ब्लीडिंग एज हेयर इट इज़ शोन, जहाँ हमने प्रोजेस्ट्रोजेंस दिए थे इन मैनेजमेंट, इट अरेस्ट ब्लीडिंग। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन एनालॉग्स, why we give them? Because it causes decrease in the production of estrogen and control bleeding. long term plan बनाते हैं। dysmenorrhea, painful menstruation, it can be primarily from the start of the menarche with primarily is not associated with any pathology, whereas secondary due to any secondary cause it is associated with any pathology.
एटियोलॉजी में एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, PID, सर्वाइकल स्टेनोसिस, हेमाटोमेट्रा। हेमाटोमेट्रा इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन डिसऑर्डर। हमारे टीचर्स कहते हैं कोई भी प्रेजेंट करे डिस्मेनोरिया के दो ही चीज़ें होनी चाहिए हमारे दिमाग में, एक एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस। अगर तो एक खातून प्राइमरी डिस्मेनोरिया के साथ आती है, मतलब बताती है कि शुरू से उसे दर्द है, शी वुड हैव द कंप्लेंट्स ऑफ फ्लशिंग एंड नॉजिया। अगर तो उसकी पेन मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले से लेकर जून जून ब्लीडिंग होती है तब तक रहती है, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट गिव्स अस द क्लू के एंडोमेट्रियोसिस है। दैट मेंस्ट्रुअल पेन दैट प्रीसीड्स द पीरियड एंड द पेन दैट ओनली अकर्स विद ब्लीडिंग, तो ये एंडोमेट्रियोसिस है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इट मे बी एसोसिएटेड विद आइदर डिस्पेरूनिया और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड देयर इज अ पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट टू। पेल्विक मास हो सकता है, एंडोमेट्रियोटिक निड्यूल हो सकता है, फिक्स्ड यूट्रस की एडहेजन्स हो, या पाउच ऑफ डगलस में कोई पाल्पेबल निड्यूल हो, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स में कोई पाल्पेबल निड्यूल हो, अबनॉर्मल डिस्चार्ज एंड टेंडरनेस में भी सीन PID, तो दैट कैन कॉज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। रेड फ्लैग्स ये कि इन डिस्मेनोरिया रेड फ्लैग्स इट इंडिकेट्स एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी या सर्वाइकल पैथोलॉजी एंड pelvic mass, so this is a kind of red flag in case of dysmenorrhea. What would you investigate? How would you investigate? आप हाई vaginal endocervical swabs लेंगे to check out कि PID तो नहीं है, TVS करेंगे एंडोमेट्रियोमास को देखने के लिए, एडिनोमायोमास को देखने के लिए, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। अगर देयर इज अ हिस्ट्री दैट इज सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो आप देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ तक एंडोमेट्रियोसिस फैले हुए हैं। स्वैब्स एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन आर नॉर्मल when the patient wants definite diagnosis के स्वैब्स अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज नॉर्मल बट उसे पेन अभी तक हो रही है। यहाँ पे पेशेंट कहेगा कि नहीं मुझे डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए, सो फॉर रीअश्योरेंस यू परफॉर्म डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं इन केसेस जहाँ आपको लगे कि एशरमैन सिंड्रोम की वजह से यहाँ आपको लगे सर्वाइकल स्टेनोसिस है, ठीक है, वहाँ आप हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। PCOS में आप ये जानने के लिए कि सर्वाइकल स्टेनोसिस है यहाँ पे एशरमैन सिंड्रोम इज़ द कॉज, तो आप भी तब भी हिस्टेरोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया शुड नॉट बी परफॉर्म। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? यू विल गिव मेडिकेशन ऑब्वियसली, NSAIDs को भी नेप्रोक्सिन, ब्रूफिन, निम्स जैसे खाते हैं, पॉन्स्टन 4 दे सकते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव COCPs देते हैं, ऑरल प्रोजेस्ट्रोजेंस देते हैं। वी कैन प्रोवाइड विद लॉन्ग levonorgestrel intrauterine system. It's the first line of treatment before laparoscopy. It is beneficial in dysmenorrhea, but one must remember that it is very beneficial in dysmenorrhea and endometriosis and adenomyosis, but one must remember that patients cannot conceive with it. Lifestyle modification, low fat vegetarian diet may improve dysmenorrhea, and exercise may improve symptoms. Heat, though it is conventional, but heat से बहुत इफेक्ट पड़ता है. It appears to be as effective as NSAIDs. One can give prescribed gonadotropin release hormone analogs, जैसे कि हम लोगों ने उसमें भी दिए एक टॉपिक में. It gives a hypoestrogenic state, तो पेन कम होती है. If the pain does not settle with GnRH analogs, तो इसका मतलब कि फिर हिस्टेरेक्टमी का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सर्जरी में आप हिडिनोलाइसिस करते हैं, सर्जिकल लेप्रोस्कोपी करते हैं, और एंडोमेट्रियोमास की ट्रीटमेंट यही है कि आप एडिनोलाइसिस कर दो या फिर आप एंडोमेट्रियोमास को ड्रेन कर दो. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.